डिस्कस कर लेंगे। तब तक खुदा हाफिज। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 29 है और हमारा टॉपिक है बच्चों आपका ट्रांसफार्मर। जो प्रेस वाले आपका लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता है क्या चीज़ है। इसके बाद हमने उसके प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा पढ़ा था। इसके बाद हमने उसकी थोड़ा डिज़ाइन के बारे में आप लोगों को भी बोला था कि बच्चों आपका डिज़ाइन किस तरह किया जाता है आपका ट्रांसफार्मर। तो आज हम ट्रांसफार्मर का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं कि बच्चों ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। तो आज इस टॉपिक में हम उस ट्रांसफार्मर की जो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है, आपका कितने किस्म के आपके पास ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे हम वर्किंग लिखेंगे। तो हमने बोला कि देखो बच्चों यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर ई शेप में बनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आपका ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक, मान लो हमने पढ़ा था ईडी करंट बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो हमने बोला था कि ईडी करंट हमेशा एक, मान लो एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है बच्चों, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका चेंज होगा, जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस आपका मेटल प्लेट के अंदर आपके इंड्यूस्ड करंट पैदा होते हैं। उस इंड्यूस्ड करंट को आपका ईडी करंट ईडी करंट कहा जाएगा। उस ईडी करंट की वजह से इस प्लेट के अंदर हमेशा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ट्रांसफार्मर में एक ड्रॉबैक क्या होती है बच्चों, आपका क्या होगा, मान लो एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, मान लो पहले ये आपका ई शेप में बनाया गया है बच्चों। तो ई शेप के एडवांटेज क्या है, सॉफ्ट आयरन को क्यों ई शेप में बनाया जाता है, उसमें भी आपका एक एडवांटेज ये होते हैं बच्चों, ईडी करंट को आपको रिड्यूस करने के लिए हमेशा ई शेप में बनाया जाता है, उसके स्टेपल्स में बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ बच्चों, एक स्टेपल्स में बनाया गया। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, ई शेप, ये वाला एक शेप, फर्स्ट स्ट्रिप, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इस तरह क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रिप का एक बंडल होगा बच्चों ई शेप में। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्योर लगाया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे नेल से इसको मान लो इस तरह से चिपकाया जाएगा। तो बाकी क्या होता है बच्चों, इसका जो हर ई शेप को हमेशा वार्निश किया जाता है, हमेशा लेमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर आपका लेमिनेशन आपका वार्निश किया जाता है। उस वार्निश से भी क्या होगा, मान लो पहले वाला ये स्ट्रिप ई शेप, इसको वार्निश किया कलर के अंदर, इसके बाद दूसरा ला, इसके बाद वार्निश किया, उन सारों को वार्निश करने के बाद उसको क्या किया जाता है, आपका कील से उसको चिपकाया जाता है। तो इसके बीचों में हमेशा क्या होगा, इंसुलेटिंग किया जाता है। उस इंसुलेटिंग से भी क्या होगा बच्चों, आपके ईडीज करंट को आपको रिड्यूस करना। तो ईडीज करंट आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के क्या होता है, आपका एसी करंट देने से आपका एडीज करंट पैदा होता है। एसी पावर सप्लाई से आपके क्या होगा, एडीज करंट होगा। उस एडीज करंट को रिड्यूस करने का दो तरीके हैं बच्चों। एक तो क्या होगा, जो आपका सॉफ्ट आयरन जो है वो हमेशा स्टेपल्स में हमेशा ई शेप में बनाया जाता है। दूसरा हमेशा उसको वार्निश किया जाता है, उसको लेमिनेशन किया जाता है। तो बच्चों क्या हुआ, ये ई शेप, ये आपका सेंटर पार्ट है बच्चों। इस सेंटर पार्ट में क्या किया आपका, यहाँ से क्या किया, उस सेंटर वाले पार्ट में पहले प्राइमरी कॉइल को आपको चिपका लिया इस तरह, इसके बाद सेकेंडरी कॉइल को उसी के ऊपर जो है आपका क्या किया, चिपका लिया। तो ये क्या है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। तो यहाँ क्या हुआ, एसी पावर सप्लाई आ जाएंगे ड्यू टू चेंजिंग, क्योंकि एसी आपका पावर सप्लाई हमेशा चेंज होगा। तो एसी करंट यहाँ से चेंज होने से क्या होगा, उस प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दे आर टोटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका टोटली लिंक होगा। तो इसका मतलब है आपका इस प्राइमरी कॉइल में आपका एसी पावर सप्लाई दिया जाएगा, एसी करंट दिया जाएगा, उस सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा आउटपुट होगा, आउटपुट शक्ल में आपका बाहर आएंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू d∅dt, ये हमें पता है बच्चों। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा आउटपुट में होगा, आउटपुट में, और d∅ जो है हमेशा सेकेंडरी कॉइल का चेंज होगा। d∅s डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल ऑलवेज प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हमेशा आउटपुट की शक्ल में आपका बाहर आएंगे। तो आज हम थोड़ा वर्किंग के बारे में लिखेंगे बच्चों। AC in the primary coil, AC in the primary coil create a change in magnetic flux. AC in the primary coil create a change in magnetic flux, a change in magnetic flux, लेकिन ड्यू टू
सॉफ्ट आयरन कोर, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से the magnetic flux totally linked with secondary coil। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चों, AC करंट जो AC इन द प्राइमरी कॉइल क्रिएट ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का, ये आपका प्राइमरी कॉइल जो है बच्चों, उस प्राइमरी कॉइल के अंदर आपका AC करंट देने से आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर। लेकिन आपका बेसिकली क्या चीज होती है, आपका सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से आपका टोटली जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका लिंक हो जाता है किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका वेस्टेज नहीं होता है बच्चों। आपका 100 का 100 मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स, या आपका 90% जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका चेंज हो जाता है, आपका लिंक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग में, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड EMF, this change in magnetic flux, this change in flux induced an EMF, induced EMF in the आपका सेकेंडरी कॉइल। ये होता है बच्चों आपका क्या, आपका वर्किंग में क्या लिखा बच्चों, वर्किंग में मैंने लिखा वर्किंग AC इन द प्राइमरी कॉइल क्रिएट ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका प्राइमरी कॉइल में आपका AC पावर सप्लाई दिया जाता है, AC करंट, उस AC करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि AC करंट जो हमेशा कंटिन्यूस, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसका डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होगा ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर। लेकिन आपका उसके अंदर आपका सॉफ्ट आयरन कोर देने से क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स टोटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। आपका जो आपका प्राइमरी कॉइल में जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका टोटली लिंक हो जाता है किसके साथ, आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ। वहां पे वेस्टेज जो है जितना हो सके वो कम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेस्टेज कम होता है ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम प्रिंसिपल यहाँ पे लगा रहे हैं बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका चेंज होना किसके, आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा एंड इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है। ये होता है उसका वर्किंग में आपको कुछ नहीं लिखना है बच्चों। आपका प्राइमरी कॉइल में आपका AC करंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से आपका टोटली मैग्नेटिक फ्लक्स लेगा लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। जब आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगा। इस फिनोमिना को कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे आपका क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर जो है वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम अभी हमने लिखा बच्चों कि आपका जो ट्रांसफार्मर की जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसमें आपके इडीज करंट पैदा होते हैं। तो हमने बोला था कि आपके इडीज करंट क्या होते हैं, क्योंकि आपका किसी सॉफ्ट आयरन कोर में जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमने कहा उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक इडीज करंट पैदा होता है। उस इडीज करंट की वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो हीट अप हो जाता है, वो जलने लगता है। क्योंकि आपका जो मैक्सिमम ये डेली लाइफ में हमको देखने को भी मिलता है बच्चों कि आपका जो लोकेलिटी का या आपका जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया, बेसिकली वो जलता नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, इडीज करंट पैदा होता है। उस इडीज करंट की वजह से ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो जलने लगता है। तो ये फिनोमिना जो है हम डेली लाइफ में ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं। तो इडीज करंट को रुकाने के लिए हम दो चीज़ किया जाता है। एक तो क्या किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो हमेशा ई शेप में बनाया जाता है। टू रिड्यूस, यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, टू रिड्यूस इडीज करंट को रुकाने के लिए हम दो आपका चीज करा सकते हैं बच्चों। इडीज करंट को रुकाने के लिए आप एक ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं, वहां पे आपका इडीज करंट को रुकाने के लिए हम क्या किया जाता है, पहले तो आपका
जो सॉफ्ट आयरन कोर जो है हमेशा ई शेप में बनाया जाता है, स्टेपल्स में बनाया जाता है। आपका सॉफ्ट आयरन कोर आपका क्या होता है बच्चों, ई शेप में बनाया जाता है, ई शेप और स्टेपल्स में, जैसे कि ऐसे आपके पास स्टेपल्स नहीं होते हैं बच्चों, जो आपका बुक सेलर पे होते हैं वहां पे आपका स्टेपल्स होते हैं, चिपकाने के लिए हम यूज किए जाते हैं किसी दो चीज को बाइंड करने के लिए। तो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो आपका ई शेप में बनाया जाता है। तो ई शेप में बनाने से क्या होगा बच्चों, तो इरीज करंट जो है वो कम होगा। इरीज करंट से कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो जलने का जो खतरा जो है कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, जो ई शेप बनाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मान लो हमें पता है बच्चों करंट किससे फ्लो होता है, किससे मतलब अराइज होते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को चलने में आपका लंबा डिस्टेंस आपका कवर करना पड़ता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इसके बाद चला बच्चों यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह इसको चलने में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक साइक्लिक पाथ चलने में उसको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसका मतलब है इरीज मान लो आपका ई शेप बनाने से क्या होगा, उस सॉफ्ट आयरन कोर की आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपका करंट जो आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका करंट जो है कम होगा। तो मान लो यहाँ पे इस तरह से मान लो आपका ये वाला फ्रेम, ये वाला इरीज करंट कैसे होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इसको चला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम इस फ्रेम में बनाएंगे, ई शेप में भी बनाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ पे आने में उसको डिस्टेंस जो है, उसको लंबा डिस्टेंस जो कवर करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इजी पाथ बन जाता है इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल। तो आपका यहाँ पे पाथ कम, मतलब डिस्टेंस कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में आपका क्या हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इरीज करंट जो है बढ़ जाता है। तो इरीज करंट को रुकाने के लिए हमेशा क्या बन जाता है, ई शेप में बनाया जाता है। तो ई शेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को चलने में आपका लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत मुश्किलात होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को लंबा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को चलने में लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़े। इसका मतलब है ई शेप वाले आपका जो सॉफ्ट आयरन फ्रेम होते हैं, इस केस में आपका इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपका इरीज करंट जो है कम होगा। तो एक तो क्या होगा बच्चों, आपका अभी हमने कहा कि इरीज करंट को रुकाने के लिए आपका सॉफ्ट आयरन जो आपका कोर होता है वो ई शेप में या स्टेपल्स में बनाए जाते हैं। दूसरा हमने क्या बोला बच्चों कि उसको लेमिनेशन किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, वार्निशिंग। दूसरा क्या किया जाता है बच्चों, उसको वार्निश किया जाता है। दूसरा आपका मेथड है आपका वार्निश। तो सॉफ्ट आयरन कोर को आपका वार्निश किया जाता है। मान लो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, पहला वाला स्टेप, उसको क्या किया, वार्निश किया, लेमिनेशन किया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, इसके बाद इसका मतलब है इसके इन जो आपका स्टेपल्स है इनके बीच में हमेशा एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। तो इंसुलेटिंग लेयर की वजह से वह क्या हुआ, आपका ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है आपका बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपका इरीज करंट जो है वो कम होगा। तो इरीज करंट को रुकाने का व्हाट आर द टू मेथड फॉर रिड्यूस द इरीज करंट, आपका मान लो एग्जाम में ये होगा बच्चों, व्हाट आर द टू मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू रिड्यूस द इरीज करंट। तो आपका आंसर होगा कि आपका देयर आर टू मेथड टू रिड्यूस द इरीज करंट। तो पहला मेथड होगा सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको हमेशा ई शेप में या स्टेपल्स में बनाया गया, और दूसरा जो है उसको वार्निश किया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर को, या लेमिनेशन आपका किया जाता है। तो ये आपका दो मेथड है जिससे आपका इरीज करंट को रुकाया जा सकता है। तो इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे बच्चों। उस डेरिवेशन के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स क्या होती है। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे बच्चों। अब इसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे हम ट्रांसफार्मर में। डेरिवेशन यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो क्या करेंगे डेरिवेशन में, क्या करेंगे, लेट एट any instant of time, let at any instant of time, let there is a change in magnetic flux in the primary coil,
the change in magnetic flux in primary coil। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बच्चों, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका प्राइमरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है बच्चों, d∅dt। d∅dt इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जब आपका, हमें फैराडे लॉस के जो बेस पे हमें पता है बच्चों, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन टर्न, क्योंकि उसमें क्या है, आपका प्राइमरी कॉइल में बहुत सारे टर्न है। तो हम उस बहुत सारे टर्न को डेराइव करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक टर्न में कितना प्रोड्यूस होगा, इन वन टर्न। तो वन टर्न में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा d∅dt। तो यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होते हैं बच्चों, माइनस हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही लिखेंगे। तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वन टर्न में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ये। तो आपका एन टर्न में आपका मैग्नेटिक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। इफ अगर प्राइमरी कॉइल में एन टर्न हो, देखो बच्चों, इफ NT इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में आपका नंबर ऑफ टर्न 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। इफ NP द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, देन induced EMF in NP turn। NP टर्न में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू NP d∅dt। ये हुआ बच्चों आपके इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मान लो एक फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है d∅dt। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो एक प्राइमरी कॉइल के एक टर्न में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है d∅dt। तो आपका ये मैं मान लेता हूँ कि इस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है, NP। तो नंबर ऑफ टर्न NP इन द प्राइमरी कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द NP टर्न। तो टोटल आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका नंबर ऑफ टर्न NP टर्न में आपका टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो EP इज इक्वल टू NP d∅dt। सिमिलरली इसी तरह हम लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बच्चों, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द NS टर्न। इसी तरह आपका क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो आपका ES सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू NS d∅ dt। आपका ये क्या हुआ बच्चों, आपका इक्वेशन सेकंड हुआ बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड द टू, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या बचता है ये देखना पड़ेगा बच्चों। तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को। इसके बाद डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड दिस टू। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, हम पहले सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे। तो E ऑफ S ऊपर जाएगा, E ऑफ P नीचे आएगा, इक्वल टू NS ऊपर जाएगा डिवाइड बाय NP नीचे जाएगा बच्चों। तो d∅dt आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनता है बच्चों, आपका E इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू EP NS डिवाइड बाय NP। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है बच्चों। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड होगा। देखो यहाँ बच्चों, अगर प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल कम होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट जो वोल्टेज निकलेंगे वो हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों,
यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि आपका मान लो NP इक्वल टू 100 टन होगा, 100, और NS इक्वल टू 1000 टन होगा। तो मान लो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो 100 है। तो आपका दूसरा जो है आपका सेकेंडरी कॉइल है उसमें आपका नंबर ऑफ टर्न जो है 1000 है। तो क्या हुआ इस इक्वेशन में पुट करने से EP क्या है आपका, जो आपका EP इज द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, जो EP जो है आपका इनपुट वोल्टेज है, तो ES जो है आउटपुट वोल्टेज है। ये आपका EP वोल्टेज, EP इनपुट वोल्टेज, यहाँ से क्या हो बच्चे ES इज द आउटपुट वोल्टेज। तो हमेशा हमें अभी हमने कहा कि आउटपुट वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है या छोटा करना है, तो इस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्न अगर किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है अगर कम होगा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये ज़्यादा होने से क्या होगा, ये भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने से आपका आउटपुट वोल्टेज भी आपका ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब है अगर किसी ट्रांसफार्मर में अगर आउटपुट वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है, आउटपुट वोल्टेज को मुझे मोर करना है या इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को कम करना पड़ेगा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को आपका ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस बेस पे on the basis of this equation we classify the transformer into two types। तो अगर यहाँ से बच्चों अगर हमें यहाँ से डेरिवेशन जो कंप्लीट नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम उसकी डेरिवेशन भी ठीक तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लिमिटेशन भी, उसके ड्रॉबैक, ट्रांसफार्मर के क्या क्या ड्रॉबैक है वो उसको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, on the basis of equation first we classified transformer into two types। On the basis of this equation we classify the ट्रांसफार्मर इनटू टू टाइप्स। पहला टाइप क्या होता है बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा टाइप जो है बच्चों आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हो बच्चों, वो ट्रांसफार्मर जिसमें आपका आउटपुट वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर क्या होगा जिसमें आउटपुट वोल्टेज को मुझे घटाना है। तो क्या हुआ बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल आपका ज्यादा होना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन होगा आपका इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये वाले ट्रांसफार्मर जो है आप हमेशा क्या किया जाता है, आपका ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। आप किसी पावर सप्लाई को आपका लंबे डिस्टेंस के लिए आपका ट्रांसमिशन करना पावर सप्लाई को, तो हमेशा बिफोर द ट्रांसमिशन आपका क्या करना पड़ेगा, उस ट्रांसफार्मर में लगाना पड़ेगा। जो ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, हमेशा वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, आउटपुट वोल्टेज को। तो उस आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल को, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा बच्चों। इसमें क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होगा बच्चों, कि आपका वोल्टेज जो है वो घटा रहा है। तो वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये वो ट्रांसफार्मर होगा जो आपका वोल्टेज जो है वो घटा रहा है। तो इसमें क्या होगा, NS नंबर ऑफ टर्न लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, और इसमें क्या होगा, E आपका S जो है लेस देन जो है आपका EP होगा। तो इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफर। स्टेप डाउन, अगर वोल्टेज को घटाना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम प्राइमरी कॉइल को ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ट्रांसफार्मर की मुझे जरूरत है जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी कॉइल को नंबर ऑफ टाइम इन द प्राइमरी कॉइल से ज्यादा करना पड़ेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा वोल्टेज को बढ़ाया जाते हैं, आउटपुट वोल्टेज को। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा आउटपुट वोल्टेज को घटाया जाता है। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन
हम ट्रांसफार्मर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से ट्रांसफार्मर को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलाम अलैकुम।